चाहूँगा कि मेरी सेल्स योग्यताओं के बिना और उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट अपने आत्मविश्वास के बिना मुझे संदेह है कि मैं कभी अपने सपनों की राजकुमारी से मिल पाया होता और उससे मेरी शादी हुई होती। जब मैं पहली बार अपनी पत्नी किम से मिला तो मैंने सोचा कि वह दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। आज मैं उसे पहले से भी ज़्यादा सुंदर मानता हूँ, क्योंकि वह बाहर से जितनी सुंदर है, अंदर से उससे भी ज़्यादा सुंदर है। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मैं भौचक्का रह गया। मुझे उसके पास जाने में डर लग रहा था। बहरहाल मैंने अपने डरों को जीतने की मेरी सेल्स ट्रेनिंग का यूज़ किया। कमरे में पीछे छुपने, अपने चेहरे को टेबल में छुपाने, उसकी तरफ दूर से ताकने और उससे बात करने के बजाय जो मैं पहले किया करता था जब भी मैं किसी महिला के प्रति आकर्षित होता था, मैं हिम्मत से आगे बढ़ा और मैंने कहा, हाय। मेरी सेल्स ट्रेनिंग अब काम आ रही थी। किम पलटी और उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी और मुझे उससे प्यार हो गया। वह दोस्ताना थी, आकर्षक थी और हम किसी भी विषय पर बात कर सकते थे। हमारी पटरी बैठ गई थी। वह मेरे सपनों से सीधे जमीन पर उतर कर आई थी। बहरहाल जब मैंने उससे डेटिंग पर चलने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं। एक अच्छा सेल्समैन होने के नाते मैंने उससे बार-बार डेटिंग के लिए पूछा, परंतु हर बार उसने कहा नहीं। हालांकि मेरे आत्मविश्वास को चोट पहुंची और मेरे पुरुष अहम को धक्का लगा, परंतु मैंने उससे दोबारा पूछा। एक बार फिर जवाब मिला नहीं। यह सिलसिला 6 महीने तक चलता रहा। 6 महीने तक उसने कहा नहीं। अगर मैंने अपने बारे में शंकाओं को नहीं जीता होता तो मैं उससे 6 महीनों तक लगातार नहीं पूछता। मैं अंदर से लहूलुहान था। हर बार जब वह नहीं कहती थी तो मैं अपने आहत अहम को सहलाने के लिए अपने दड़बे में छुप जाता था। 6 महीने तक रिजेक्ट होने के बाद मेरा नाजुक पुरुष अहम पूरी तरह पिचक गया था, परंतु मैं फिर भी लगातार पूछता रहा। आखिरकार एक दिन उसने कहा हाँ, और हम तब से एक साथ हैं। जब हम डेटिंग कर रहे थे तो मेरे कई पुरुष मित्र मुझसे कहते रहे, मुझे विश्वास नहीं होता कि वह तुम्हारे साथ डेटिंग पर जा रही है। वह एक लोमड़ी है और तुम एक डॉग की तरह। तुम लोगों का जोड़ा सुंदरी और जानवर का जोड़ा लगता है। चुपचाप मैं अपने अमीर डैडी को यह कहते हुए सुन सकता था, बेचना बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है। यह जीवन में आपकी सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भी है। आप रिटायर यंग एंड रिटायर रिच पुस्तक के पीछे मेरी और किम की तस्वीर देख सकते हैं। यह फीजी में एक टापू पर घोड़े की पीठ पर ली गई तस्वीर है। हम दोनों इस कान से उस कान तक चौड़ी मुस्कान लिए हैं, क्योंकि उस दिन हम आर्थिक रूप से आज़ाद होने का जश्न मना रहे थे। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुकी थी। अपने दिल में मैं जानता हूँ कि मैं जीवन में किम के बिना सफल नहीं हुआ पाता। वह मेरे सपनों की राजकुमारी है और उसने मेरे जीवन को पूरा किया है। 2003 में इस साल हम अपनी शादी की 17वीं सालगिरह मना रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने रेडियो पर एक विज्ञापन सुना। यह एक बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप से पूछा, कौन व्यक्ति इस तरह के काम या बिजनेस की तरफ आकर्षित होगा जिसमें बेचने की कोई ज़रूरत ही ना हो। इस बारे में मैं सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग उस काम की तरफ आकर्षित होते हैं जिसमें बेचना ना पड़े। हालांकि हम सभी कुछ न कुछ बेचते हैं। मैंने इस बारे में जितना अधिक सोचा, मुझे उतना ही एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग बेचने के खिलाफ नहीं हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ रिजेक्शन को नापसंद करते हैं। मैं जानता हूँ कि मैं इसे नापसंद करता हूँ। मुझे रिजेक्ट किए जाने से नफरत है। क्योंकि ज़्यादातर लोग रिजेक्शन से नफरत करते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस विचार को जोड़ दूँ, जो रिजेक्शन शब्द पर एक अलग दृष्टिकोण होगा। 20 साल पहले जब मैं ज़ेरॉक्स कंपनी का एक संघर्षरत सेल्स प्रतिनिधि था, तो मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उन्हें बताया कि मैं रिजेक्शन से नफरत करता था। मैंने कहा, मैं रिजेक्शन से जितनी नफरत करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं उससे डरता हूँ। मैं अपने आप को
हर उस स्थिति से बचाने की कोशिश करता हूँ जिसमें रिजेक्शन का खतरा हो। मैं कई बार सोचता हूँ कि रिजेक्ट होने से तो बेहतर है मैं मर जाऊँ। हर बार जब मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ और सेक्रेटरी कहती है हमारे पास पहले से ही कॉपियर हैं, या फिर वो कहती है कि हमें नए कॉपियर में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ख़ासकर ज़ेरॉक्स कॉपियर में, या फिर बॉस सेल्समैनों से चर्चा नहीं करते हैं, हमारे बॉस किसी से बात नहीं करते हैं, हमें आपका प्रस्ताव पसंद आया लेकिन हम आपकी प्रतियोगी कंपनी, आपकी कॉम्पिटिटर कंपनी IBM का कॉपियर खरीदने वाले हैं। ऐसे समय मेरी इच्छा होती थी कि ज़मीन के अंदर किसी बिल में घुस जाऊं और अपने आप को दफन कर लूं। मैं रिजेक्ट होने के बारे में जितना सोचता रहा, सेलिंग छोड़ने और भाग जाने की मेरी उतनी ही ज़्यादा इच्छा होने लगी। मेरा मन करता जब मैं रिजेक्ट होता था कि यहाँ से मैं कहीं दूर भाग जाऊं। मैं रिजेक्शन से जितना ज़्यादा दूर भागता था, ज़ेरॉक्स में मेरा बॉस उतनी ज़्यादा बार कहता था कि वह मुझे नौकरी से निकालने वाला है। रिजेक्शन इज इक्वल टू सफलता, रिजेक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। मेरे लिए रिजेक्शन का मेरा डर तथा आत्मविश्वास, आत्म स्वाभिमान की मेरी कमी मेरा जीवन बर्बाद कर रही थी। ऊपर से तो मैं आत्मविश्वासी और बहिर्मुखी दिखता था, बाहर से तो मैं US मैरिन का जॉन मैन नजर आता था, परंतु सच कहा जाए तो भीतर से मैं PV फॉरमैन था। मेरी जिंदगी के इस कष्टकारी समय में जब मुझे नौकरी से बस निकाला ही जाने वाला था, अमीर डैडी ने मुझे कुछ ज्ञान के मोती प्रदान किए जो उनके द्वारा कहे गए सर्वश्रेष्ठ शब्द थे। जिस दिन मुझे ज़ेरॉक्स में मेरे सेल्स मैनेजर ने प्रोबेशन पर रखा, उस दिन अमीर डैडी ने मुझसे कहा, दुनिया में सबसे सफल लोग दुनिया में सबसे रिजेक्टेड लोग भी होते हैं। क्या? मैंने दोबारा पूछा, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि मैंने उनकी बातें ठीक से सुनी हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे रिजेक्टेड लोग होते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं, दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे रिजेक्टेड लोग होते हैं। और ये तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, अमीर डैडी ने दोहराया। और दूसरी तरफ जिन लोगों को सबसे कम रिजेक्ट किया जाता है वे सबसे कम सफल होते हैं। तो अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे ज्यादा रिजेक्ट होना चाहिए। तुम मेरा मतलब समझ गए? मैं नहीं समझ पाया, प्लीज मुझे समझाइए ना, मैंने पूछा। अमेरिका के प्रेसिडेंट को ही देख लो, 49% मतदाताओं यानी करोड़ों लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया, उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। क्या तुम्हें कभी कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ है कि तुम्हें करोड़ों लोगों ने रिजेक्ट किया हो? मैंने कहा नहीं। ठीक है, जब ऐसा होगा तब तुम प्रसिद्ध और सफल बन जाओगे। लेकिन उन्हें करोड़ों लोगों ने स्वीकार भी तो किया है, मैंने कहा। यह सच है, अमीर डैडी ने कहा, परंतु अगर वे रिजेक्शन से डर जाते तो क्या वे कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन सकते थे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं जानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें रिजेक्ट ही नहीं करते, बल्कि इससे ज़्यादा बुरी निगाह से देखते हैं। कई लोग उनसे नफरत करते हैं, उनके चारों तरफ सुरक्षा गार्ड रहते हैं क्योंकि कई लोग उन्हें मारना चाहते हैं। मैं नहीं सोचता कि मैं उस तरह के दबाव को झेल सकता हूँ, और शायद इसीलिए तुम इस तरह की सफलता हासिल नहीं कर सकते हो जो तुम चाहते हो या जिसे पाने में तुम सक्षम हो। मुद्दे की बात यह है कि कोई भी रिजेक्ट होना पसंद नहीं करता, लेकिन सबक यह है कि जो लोग रिजेक्शन से भाग रहे हैं वे इस धरती पर सबसे कम सफल लोग हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि वे अच्छे लोग नहीं हैं, इसका सिर्फ यह अर्थ है कि वे लोग उतने सफल नहीं हैं जितने कि वे लोग जिन्हें बहुत बार रिजेक्ट किया जाता है, वे लोग जो रिजेक्शन से भागते नहीं हैं। इसलिए अगर मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ तो मुझे अधिक से अधिक रिजेक्ट होने का खतरा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही, अमीर डैडी ने कहा। तो अब की तरफ देखो, वे एक महान व्यक्ति हैं, महान धार्मिक लीडर हैं, फिर भी उन्हें अपना अधिक रिजेक्ट किया जाता है। करोड़ों लोग उनकी बातों या उनके सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि दब्बू व्यक्ति की तरह काम करने और सेल्स मैनेजर द्वारा नौकरी से निकाल दिए जाने के बजाय मुझे बाहर जाना चाहिए और रिजेक्ट होना शुरू कर देना चाहिए। बहरहाल अगर तुम रिजेक्ट होना शुरू नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से नौकरी से निकाल दिया जाएगा।
अमीर डैडी ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो, मूर्खता मत करो, दुनिया में भागते मत फिरो और अपने चेहरे को जिंदगी की दीवारों से छिपाते मत फिरो। हाँ, तुम्हें रिजेक्ट होने का जोखिम लेना चाहिए, परंतु तुम्हें अपने रिजेक्शन से सीखना भी चाहिए और यही सुधार का अर्थ है। रिजेक्शन और सुधार, मैंने कहा। सिर हिलाते हुए अमीर डैडी ने फॉर्मूला लिख दिया जो उन्होंने वर्षों पहले होनोलुलु में अपनी सेल्स ट्रेनिंग में सीखा था। वह ट्रेनिंग जिसके लिए उन्होंने $200 खर्च किए थे। जी हाँ, वही $200 जो उनके पास अंतिम पूंजी थी। रिजेक्शन और सुधार इज इक्वल टू शिक्षा और प्रगति। मैंने इस फॉर्मूले का कई वर्षों तक अनुसरण किया है। हर बार जब भी मुझे रिजेक्ट किया जाता है, मैं खुद से पूछता हूँ, मैंने क्या गलती की है? मैं इससे बेहतर क्या कर सकता था? अगर मैं किसी अच्छे जवाब को नहीं ढूंढ पाता, तो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से उस सेल्स कॉल के बारे में बातें करता हूँ और उस घटना पर दोबारा विचार करता हूँ। शायद रोल प्ले करता हूँ, स्थिति को दोहराता हूँ जहाँ मेरा मित्र खरीदार बन जाता है और मैं बेचने वाला। मुद्दे की बात यह है कि मैं रिजेक्ट करने वाले व्यक्ति को मूर्ख, बदमाश, घटिया आदमी, बुरा आदमी या पराजित व्यक्ति नहीं कहता। मैं इस तरह की मूर्खता नहीं करता और मानसिक रूप से उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे सीखने, सुधार करने और खुद को सुधारने का मौका दिया। मैं खुद से पूछता हूँ, अगली बार मैं किस तरह से इस स्थिति का बेहतर और अलग तरीके से सामना कर सकता हूँ। और यह आपको जीवन में शिक्षा और प्रगति की ओर ले जाता है। मेरे विचार से यह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता का फार्मूला है, मेरे अमीर डैडी ने कहा। परंतु अगर मैं रिजेक्शन से बचता हूँ तो यह प्रक्रिया कभी शुरू ही नहीं होगी। मैंने पूछा, रिजेक्शन शिक्षा की शुरुआत है? सहमति से सिर हिलाते हुए अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अब जाकर तुम समझे हो। इसी कारण जो लोग रिजेक्शन से बचते हैं वे लंबे समय में जीवन में कम सफल होते हैं और जो लोग रिजेक्शन का सामना करते हैं वे जीवन में ज़्यादा सफल होते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हैं क्योंकि वे पर्याप्त रिजेक्ट नहीं होते। मैं समझ गया। मैंने मुस्कुराते हुए अमीर डैडी की तरफ देखा और कहा, कुछ दिनों बाद मैंने एक नॉन प्रॉफिट चैरिटी डायलॉग संस्था के लिए फ़ोन करने का काम ले लिया। मैं यह काम पैसों के लिए नहीं कर रहा था, मैं इसे इसलिए कर रहा था ताकि मैं एक अच्छे काम में मदद कर सकूं और पर्याप्त रिजेक्ट हो सकूं। मैंने महसूस किया कि ज़ेरॉक्स के लिए काम करने में मैं हर दिन बहुत कम बार रिजेक्ट हो रहा था। रात को डॉलर्स के लिए डायल करके मैं अपने रिजेक्शन की संख्या बढ़ा रहा था। मैं जानता था कि मैं जितना ज़्यादा रिजेक्ट होऊंगा उतना ही मुझ में सुधार होगा। मुझ में जितना ज़्यादा सुधार होगा मैं उतना ही ज़्यादा शिक्षित बनूंगा और मैं जितना ज़्यादा शिक्षित बनूंगा मैं उतना ही सफल बनूंगा। ज़ेरॉक्स में काम करने के बाद हर सप्ताह 3 रात में मैं इस चैरिटी के ऑफिस में काम करता था। 1 साल तक मैंने मुफ्त में डॉलर्स के लिए नंबर डायल किए। उस साल के शुरू में मुझे ज़ेरॉक्स से बस निकाला ही जाने वाला था और उसके 2 साल बाद मैं उनका नंबर 1 सेल्समैन बन गया। एक बार मैंने ज़ेरॉक्स में सेल्स सफलता हासिल कर ली तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और अपने पार्ट टाइम नायलॉन एंड वेल्क्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस को फुल टाइम बिजनेस बना लिया। मैं बी क्वाड्रेंट में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। मैंने यह सबक लिया था कि मैं रिजेक्ट होने का जितना ज़्यादा जोखिम उठाऊंगा, स्वीकार किए जाने के मेरे अवसर उतने ही बेहतर हो जाएंगे। 98% रिजेक्शन के विषय में आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि मैं इस विषय पर आपको असली ज़िंदगी की कुछ सच्चाइयाँ बता दूं। जब मैं अस्थायी तौर पर बिजनेस स्कूल में था तो एक प्रोफेसर ने कहा था, बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कम से कम 51% बार सही होने की ज़रूरत है। लेकिन मैं इसे मानता नहीं हूँ। वास्तव में इंसान सफलता के इससे बहुत कम प्रतिशत के साथ बहुत सफल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मेल बिजनेस में अगर कोई कंपनी 10 लाख मेल भेजती है और उसे 2% जवाब मिलते हैं तो इसे अक्सर बहुत सफल प्रदर्शन समझा जाता है। इसका दरअसल यह अर्थ है कि 98% लोगों ने कहा नहीं, 98% ने मेल को रिजेक्ट कर दिया और इसके बावजूद इसे सफल माना जाता है। दरअसल ज़्यादातर मॉस मार्केट अभियानों में 98% रिजेक्शन सफलता की निशानी माना जाएगा। इसमें आपके लिए यह सबक है
अगर आप जीवन में अधिक सफल बनना चाहते हैं तो सिर्फ अधिक रिजेक्शन की तलाश करें और फिर अपने आप में सुधार करें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ बढ़िया बात यह है कि लीडर्स आपको बाहर जाने और कुछ रिजेक्शन हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या अवसर है, वाह! अगर आप सचमुच जीवन में ज़्यादा बड़ी सफलता को इच्छा रखते हैं तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप शामिल हो जाएं और रिजेक्शन के अपने डर को जीतना सीख लें। अगर आप इसे करने में 5 साल लगाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि आपकी बची हुई ज़िंदगी बहुत अधिक सफल होगी। कम से कम मेरे साथ ऐसा हुआ था। दरअसल मैं रिजेक्शन के अधिक से अधिक अवसर तलाशता था, इसलिए मैंने सार्वजनिक वक्ता होना सीखा और मैं अपने इन्फॉर्मेशियल के साथ टेलीविज़न पर भी इसलिए आता हूँ। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा और ज़्यादा अमीर बनता जा रहा हूँ। ज़ेरॉक्स ने जो मेरे सामने चुनौतियाँ रखी नेटवर्क मार्केटिंग में, उनसे बड़ी चुनौतियाँ मिली। मैं यह इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि ज़ेरॉक्स में मुझे सिर्फ बेचना सीखना था। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको न सिर्फ बेचना सीखना है, बल्कि आपको यह भी सीखना है कि दूसरों को बेचना कैसे सिखाया जाए। अगर आप बेच सकते हैं परंतु आप दूसरों को बेचना नहीं सिखा सकते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते। इसका अर्थ है कि नेटवर्क मार्केटिंग की खासियत यह है कि अगर आपको सफल होना है तो आपको बहुत बढ़िया टीचर भी होना चाहिए। अगर आप दूसरों को सिखाना अच्छा लगता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी प्रगति कर पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से सिखाना सिर्फ बेचने से अधिक लाभदायक है। मेरे राय में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बढ़िया बात यह है कि यह बिजनेस आपको सिर्फ सेल्समैन बनने का प्रशिक्षण नहीं देता, बल्कि आपको टीचर बनने का प्रशिक्षण भी देता है। अगर आप सीखना और सिखाना पसंद करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके शामिल होने के लिए बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। जब मैं विभिन्न नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों पर अपनी मार्केट रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई सफल लोगों को पाया जो कड़ी मेहनत कर रहे थे और बेच सकते थे, लेकिन वे अपने बिजनेस में उतने सफल नहीं थे। उनके सफल न होने का कारण यह था कि वे उन लोगों के लिए बेच रहे थे जो खुद नहीं बेच पाते थे। उदाहरण के तौर पर मैं इस मीटिंग में गया जहां एक नए बिजनेस मालिक ने अपने कुछ दोस्तों और परिवार के सदस्यों को बिजनेस अवसर के बारे में जानने के लिए बुलाया था। जब मैं प्रस्तुति को सुनने के लिए कमरे में बैठा तो मैंने यह देखा कि नए बिजनेस मालिक के अपलाइन यानी स्पॉन्सर ने ही पूरी प्रस्तुति दी। नए बिजनेस मालिक ने कुछ नहीं कहा। मीटिंग के बाद मैंने नए बिजनेस मालिक से पूछा कि क्या उसका अपलाइन लीडर उसे सेलिंग के गुर सिखाने के लिए समय देता है। उसने कहा नहीं, मेरा अपलाइन बस हमसे यह कहता है कि हम लोग बस लोगों को मीटिंग में बुला लें। वह अकेला व्यक्ति है जो सेलिंग करता है क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन है। वहीं पर मैं समझ गया कि इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट है। पहली बात तो यह है कि ट्रेनिंग एक मजाक थी। इस कंपनी की एक रीडिंग लिस्ट थी, परंतु किसी ने भी कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी। दूसरी बात, यह सिर्फ इतना चाहती थी कि बिजनेस शुरू करने वाले लोग अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बुला लें ताकि बेहतर सेल्समैन उन्हें बेच सके। यह बिजनेस स्कूल नहीं था, यह तो सेल्स स्कूल थी। जब मैं ज़ेरॉक्स में था तो मेरे सेल्स मैनेजर चार्ली रॉबिन्सन मेरे द्वारा देखे गए सबसे अच्छे टीचर्स में से एक थे। मैं अपॉइंटमेंट लेता था और चार्ली मेरे साथ सेल्स कॉल पर चल देता था। कॉल के दौरान वह बहुत कम बोलता था। कॉल के बाद हम उसके ऑफिस में जाते थे और सेल्स प्रस्तुति का विश्लेषण करते थे। मेरे कमजोर और सशक्त बिंदुओं पर हम चर्चा करते थे। सुधारों और सबक सीखने के बाद चार्ली कई सेल्स ट्रेनिंग ड्रिल और अभ्यास करवाता था ताकि मेरी सेल्स योग्यताएं विकसित हो सके, खासकर रिजेक्शन को जीतने की योग्यता। इस तरह से मैं सेल्समैन बना। मैं एक सफल सेल्समैन इसलिए बना क्योंकि मेरे पास एक बहुत बढ़िया टीचर था। हालांकि वह खुद एक महान सेल्समैन है, परंतु एक बार सेल्स मैनेजर बनने के बाद चार्ली को टीचर बनना पड़ा और वह एक महान टीचर था, इसलिए वह मेरी अधिकांश सेल्स कॉल में चुपचाप बैठा रहता था।
कभी कभार वह मुझे बताता था कि क्या करना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर समय वह चुपचाप बैठा रहता था और मुझे अपनी गलतियाँ करने देता था। दोस्तों, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको चार्ली रॉबिन्सन की तरह होना चाहिए, महान सेल्समैन और महान टीचर। एक बार आप ऐसा करना सीख लें तो यह बिजनेस आपके सपनों को सच कर देगा। ब्रेयर सिंगर रिच डैड के सलाहकार और सेल्स डॉग्स के लेखक हैं और 20 वर्ष से मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह और मैं सेलिंग बिजनेस में रहे हैं। हम दोनों ने हवाई में जूनियर सेल्स प्रतिनिधि के रूप में शुरुआत की। वह बरोज कॉरपोरेशन में चला गया, जिसे आज यूनिसिस के नाम से जाना जाता था, और मैं जेरॉक्स कॉरपोरेशन में आ गया। हम कॉरपोरेट सेल्स ट्रेनिंग की दुनिया से गुजरे। ब्लेयर और मैंने एक चीज देखी कि कई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मालिक बेचना तो सीख सकते हैं, परंतु वे इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे महान सेल्स मैनेजर बनने में असफल हो जाते हैं। कॉरपोरेट अमेरिका की दुनिया में सेल्स मैनेजर्स टीचर होते हैं, वे सिर्फ सेल्समैन नहीं होते। अपनी किताब सेल्स डॉग्स में ब्लेयर किसी सेल्स संगठन में पाए जाने वाले अलग अलग तरह के सेल्समैन की चर्चा करते हैं और यह कहते हैं कि हर डॉग को अलग तरीके की ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ब्लेयर कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि यहाँ न केवल आपको यह सीखना है कि बेचा किस तरह जाए, बल्कि आपको यह भी सीखना है कि किस तरह दूसरों को बेचना सिखाया जाए। अगर आप दूसरों को बेचना नहीं सिखा पाते तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग आज क्रेडिट कार्ड ऋण में फंसे हुए हैं और इसका एक कारण यह है कि वे बेच नहीं सकते। जब लोग उधार पर चीजें खरीदते हैं तो दरअसल वे अपने भविष्य को बेच रहे होते हैं, अपने भविष्य के श्रम को बेच रहे हैं। कई मामलों में जब क्रेडिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है तो लोग आज कुछ खरीदने के लिए अपने आने वाले कल को बेच देते हैं। ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड ऋण में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा खरीदार बनना तो सिखाया गया है, परंतु अच्छा बेचने वाला बनना नहीं सिखाया गया। अपने आने वाले कल को बेचने के बजाय मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में शामिल होने की सलाह दूंगा ताकि आप यह सीख सकें कि किस तरह बेचा जाए। अगर आप बेचना सीख लेते हैं और सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना सीख लेते हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके जो चाहे खरीद सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान हर महीने के आखिर में कर सकते हैं। मेरे लिए यह अपने कल को बेचने से ज्यादा समझदारी का सौदा है। आप और मैं जानते हैं कि जब आप अपने आने वाले कल को बेच देते हैं तो आपके पास बहुत सुनहरा भविष्य नहीं रह जाता। बेचने की योग्यता हर एक के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवन योग्यता है, यहाँ तक कि मेरी बिल्ली भी बेचती है। दरअसल मेरी बिल्ली अधिकांश लोगों से ज्यादा अच्छी तरह बेच लेती है। हर सुबह अगर मैं उसे भूख लगने पर कुछ खाने को नहीं देता हूँ तो मेरी छोटी बिल्ली मुझे बता देती है कि वह क्या चाहती है और कब चाहती है। इंसानों को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी प्राकृतिक योग्यता को एक बार फिर से वापस लौटा सकता है ताकि आप जीवन में जो चाहें हासिल कर सकें, और यह आपको यह सिखा सकता है कि किस तरह बेचा जाए और आपको यह भी सिखा सकता है कि दूसरों को बेचने का तरीका कैसे सिखाया जाए। आगे हम बात करेंगे कि किस तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लीडरशिप योग्यताएं विकसित करने में आपकी मदद करता है। मेरे अमीर डैडी ने कहा था, बी क्वाड्रेंट में लीडरशिप की योग्यता ऑप्शनल नहीं होती।